डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह और एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। बीएमसी की चुनावी जंग में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारा तय। 227 में से 207 सीटों का फॉर्मूला तय। 20 सीटों पर चर्चा जारी। बिहार डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुमार कृष्णन के सामने 3 हार्डकोर इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नारायण कौड़ा और बहादुर कौड़ा सहित 3 नक्सलियों पर था 3-3 लाख का इनाम। तीनों ने बिहार सरकार के आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा भुगतान में गड़बड़ियों की जांच के लिए रायपुर और महासमुंद के एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को राजधानी रांची पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान जमशेदपुर, गुमला और रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने सोमवार को संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले रविवार को अपने विशेष विमान से राष्ट्रपति जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, तब उनका राज्यपाल संतोष गंगवार ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुके के साथ एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। वहीं मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, डीजीपी तदाशा मिश्रा, राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और राज्य के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने भी बुके देकर राष्ट्रपति के प्रति सम्मान जताया। बेरमो जरंगडी स्थित बनासू मंदिर परिसर में ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक संचालन उमाशंकर शास्त्री उर्फ रंजीत पांडे ने किया। साथ ही क्षेत्र के विभिन्न गांव से आए ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों, समाज सेवियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज को संगठित और एकजुट करना तथा समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान पर विचार विमर्श करना रहा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि समाज की आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान और दीक्षित शिक्षित बनाने के लिए संस्कृति विद्यालयों का सुचारू रूप से निर्माण और संचालन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के द्वारा सांस्कृतिक विद्यालय संचालित करने हेतु दिया गया बिल्डिंग को पुनः सुचारू ढंग से संचालित करने को लेकर बात रखी। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के गेंद्रा गांव में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर एसपी सुमित कुमार अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। एसपी ने बताया कि इस घटना में मारे गए दोनों व्यक्तियों की पहचान देवेंद्र गंजू और चुरामन गंजू के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र गंजू के खिलाफ विभिन्न स्थानों में 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि घायल श्याम भोक्ता के विरुद्ध भी करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। श्याम भोक्ता वर्तमान में चतरा के चर्चित टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का अभियुक्त है। एसपी के अनुसार देवेंद्र गंजू और श्याम भोक्ता के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। दोनों पूर्व में प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन से जुड़े हैं और इसी रंजिश के कारण गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और पुलिस सभी संबंधित पहलुओं की गहन जांच कर रही है। एफएसएल रिपोर्ट और पुलिसिया जांच पूरी होने के बाद घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। कुंदा थाना के गेंद्रा क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इन दोनों लोगों की पहचान कर ली गई है। एक देवेंद्र गंजू है। देवेंद्र गंजू पे टोटल 30+ केसेस हैं। ये टीएसपीसी के मेंबर रह चुके हैं और ये श्याम भोक्ता का आवास है जहां ये घटना हुई है। श्याम भोक्ता को भी गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। साथ में उनके एक साला हैं, उनको भी गोली लगी, इनका इलाज चल रहा है।
हम लोग छानबीन कर रहे हैं। श्याम गुप्ता भी NIA के एक्यूज्ड हैं और उस पर टोटल 4 केसेस हैं। तो ये आपसी दोनों TSPC के खुद के मेंबर हैं, तो ये आपसी विवाद लग रहा है और हम लोग आगे जांच कर रहे हैं। हम लोग टीम का वेट कर रहे हैं, FSL टीम आएगी, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बोकारो में चास मुफज्जिल थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए हाथापाई और पथराव किए जाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार की देर शाम से पूरा का पूरा पुलिस महकमा क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और उपद्रवी लोगों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। चास SDPO प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि चास मुफज्जिल थाना अंतर्गत पुमपंखी आश्रम में बाबा मुनि की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इस क्रम में वहां पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस वहां गई हुई थी। वहां जाने के बाद पता चला कि आश्रम में आने वाली गाड़ियों को क्षेत्र के ही कुछ लोगों के द्वारा रोका जा रहा है। पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस वहां गई। इस दौरान नशे में धुत तो कुछ लोगों के द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हाथापाई की गई। इसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किए गए। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की टीम सर्च कर रही है। वहीं 3 लोगों को पुलिस हिरासत में थाने लाई है, जिससे पूछताछ चल रही है। SDPO प्रवीण कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पर पुलिस संयम बरतती है। जनता को भी संयम बरतने की जरूरत है। अब बात करेंगे बिहार की खबरों की, जहां बिहार DGP विनय कुमार और ADG कुमार कृष्णन के समक्ष 3-3 लाख का इनामी नक्सली नारायण कौड़ा और बहादुर कौड़ा सहित 3 नक्सलियों ने सरकार के आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया। इस अवसर पर वो पूर्व में आत्मसमर्पित नक्सली रावण कोड़ा और भोला कोड़ा के परिजन भी यहां उपस्थित हैं। नारायण एवं बहादुर कोड़ा के द्वारा अपने साथ 2 इंसास राइफल, 4 SLR राइफल, लगभग 500 चक्र गोली एवं 10 वॉकी टॉकी भी प्रस्तुत किया गया। आत्मसमर्पण उपरांत बिहार सरकार एवं मुंगेर जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें तथा इनके परिवार को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं DGP विनय कुमार ने बताया कि बिहार में उग्रवाद दशकों से एक बड़ी समस्या रही है। इसके कारण 38 जिलों एवं 2 पुलिस जिला में 23 जिले उग्रवाद से पूर्णतः प्रभावित हुए, जिनमें मुंगेर जिला भी प्रारंभ से ही शामिल रहा। इस क्षेत्र में कारकों का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि यहाँ के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम होने के कारण वहाँ के लिए विकास कार्य में विलंब हुआ, परंतु वर्तमान सरकार की विकास नीति एवं योजनाओं तथा जिला प्रशासन के तत्परता तथा संवेदनशीलता के कारण आज उन सभी वर्गों तक पहुंच बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना हो पाया है, जिसका लाभ अब उन तक पहुंच रहा है एवं उस समाज के लोगों में नक्सलवाद का असर खत्म है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में हुए युवक की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। सिटी SP शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस हत्याकांड मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान कहलगांव थाना क्षेत्र के मकसपुर निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई, जिसकी 24 दिसंबर 2025 को हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के मामा संतोष कुमार द्वारा नाथनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें खुद मामा संतोष कुमार ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के अनुसार संतोष कुमार का एक महिला से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी उसके भांजे अभिषेक को हो गई थी। इसी बात को लेकर मामा को डर था कि कहीं अभिषेक यह राज उजागर न कर दे, इसलिए उसने साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, DIU इनपुट और माननीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ऋतिक कुमार उर्फ रितेश, राधे कुमार मंडल, आयुष प्रताप और मुख्य साजिशकर्ता संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी मिर्जापुर नाथनगर के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, खून से सने कपड़े, 2 CNG टेम्पो, 3 मोबाइल फोन तथा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की गहन जाँच जारी है। ये जो मामा है वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। जो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी।
तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिज़नेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिज़नेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो इसका मामा था उसको, इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको ज़िंदा रहना नागवार गुजरता था। इसी के चलते उसने प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके, जो ये 3 लोग हैं जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाजी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की विभत्स घटना को अंजाम दिलवाया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रंगदारी और अवैध हथियार से जुड़े एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने सुल्तानगंज थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को सुल्तानगंज के घाट रोड इलाके में रंगदारी मांगने और अवैध हथियार के इस्तेमाल की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा कारतूस भी बरामद किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अपराधी पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घाट रोड निवासी मनोहर मंगल के पुत्र चिंटू कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चिंटू कुमार के संबंध दीपक यादव और मुकेश यादव समेत कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से थे। इतना ही नहीं, उनका संपर्क कंबुजा क्षेत्र से भी जुड़ा पाया गया, जिससे यह मामला केवल स्थानीय अपराध तक सीमित न होकर संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से ही रहा है और वह पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि चिंटू कुमार अवैध हथियारों की खरीद बिक्री के धंधे में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पुलिस को आशंका है कि उसके नेटवर्क के तार अन्य जिलों तक फैले हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्दी इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 7 दिसंबर 2025 को सुल्तानगंज अंतर्गत घाट रोड पर रंगदारी मांगते हुए एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसके पश्चात 562-25 केस दर्ज कराया गया रंगदारी और हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। वहाँ पर कुछ खोखे भी बरामद हुए थे। इसके पश्चात जो आदमी वहाँ से भागा था उसको चिन्हित करके हम लोगों ने पकड़ा है। उसका नाम चिंटू कुमार है, पिता मनोहर मंडल, ये घाट रोड सुल्तानगंज का ही रहने वाला है। इसका जो कनेक्शन है वो दीपक यादव से और नीतीश यादव से भी कनेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं कंबुचा का जो वहाँ तार फैले हुए हैं सुल्तानगंज क्षेत्र में रंगदारी और इन सब मामलों में। और इसके अलावा सुल्तानगंज थाना 4322 में ये आर्म्स एक्ट बरामदगी और दारू की बरामदगी के केस में पहले जेल जा चुका है। तो इस तरीके से इसका आपराधिक इतिहास है और बाकी लोगों से भी ये आर्म्स वगैरह लाता है। और अभी सूचना मिली कि दीपक यादव के पास इसने आर्म्स पाया हुआ है। हम लोग उसके बारे में लगातार छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसमें भी हम लोगों को सफलता मिलेगी। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा भुगतान में गड़बड़ियों की जांच के तहत रायपुर और महासमुंद में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई हरमीत खनूजा, उनके सहयोगियों, संबंधित अधिकारियों और जमीन मालिकों से जुड़े ठिकानों पर की गई है। ईडी को मुआवजा निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का शक है। महासमुंद में मेघ बसंत कॉलोनी और पंजाबी पारा स्थित 2 घरों पर रेड की गई। टीम दस्तावेजों, लेन देन और डिजिटल डेटा की गहन जांच कर रही है। फिलहाल ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं जांच के बाद बड़े खुलासों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रायपुर के जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा के चौथे दिन रविवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री शर्मा व्यासपीठ की आरती में भाग लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, राजनांदगांव सांसद
संतोष पांडे तथा पूर्व सांसद सरोज पांडे भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पंडित शास्त्री महाराज के छत्तीसगढ़ आगमन से समाज में सकारात्मक चर्चा होती है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे जब भी महाराज के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए उनके सतत प्रयास देखे हैं। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा और जन जागरूकता के लिए उनके प्रयास सराहनीय है। उप मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के समापन के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और इस दिशा में महाराज की चिंता रहती है और मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भविष्य में पुनः महाराज के छत्तीसगढ़ आगमन की कामना की। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। उनका मार्गदर्शन हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। मैं उनसे पुनः निवेदन करते हुए कि आप बार बार छत्तीसगढ़ आने का आपका अभियान हो। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में गरीबों के राशन कार्ड बंद कर दिए जाने के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राशन कार्ड तत्काल चालू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कभी केवाईसी के नाम पर तो कभी सॉफ्टवेयर की खामियों का बहाना बनाकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों का राशन बंद किया जा रहा है। इससे हजारों परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक सभी बंद किए गए राशन कार्ड पुनः चालू नहीं किए जाते, तब तक वे कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा, यह लड़ाई गरीबों के हक की है और कांग्रेस पार्टी इसे सड़क से सदन तक लड़ेगी। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि तकनीकी खामियों और केवाईसी के नाम पर बंद किए गए सभी राशन कार्ड तुरंत बहाल किए जाएं, ताकि गरीबों को उनका हक का राशन मिल सके। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी थी, यहाँ पे हर राशन दुकान में कम से कम हर वार्ड में कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार नाम जुड़े हुए थे। और जैसी भारतीय जनता पार्टी की शासन आई है और हर वार्ड में कम से कम 50% वोट काटा गया है। वोट नहीं, राशन कार्ड काटा गया है। और कारण क्या है? कुछ भी कारण बता के कोई राशन नहीं ले रहा है, उसका राशन कार्ड काट दिया जा रहा है। किसी का केवाईसी, हर ऐसा कौन सा राशन कार्ड है, कौन सा नियम है जो हर महीने केवाईसी बेचारे फोटो कापी करा के मंथली उनका खर्चा 500 रुपया हो गया है। पेंशन का केवाईसी, राशन कार्ड का केवाईसी, बहुत सारे चीज़ का केवाईसी, अभी वोटर लिस्ट नाम जुड़ा था उसका फोटो कापी। ओवरऑल अगर किसी भी गरीब आदमी का आप पूछोगे तो 500 रुपये इनके फोटो कापी का खर्चा हो गया है। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि वर्ष 2025 नक्सली विरोध अभियान के लिए बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि इस अवधि में डीआरजी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ ने टॉप नक्सल लीडर जैसे बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर के रामचंद्रन रेड्डी, कोसा सुधाकर एवं अन्य डीकेएससी और पीएलजीए के 256 मेंबर्स का शव विभिन्न मुठभेड़ों के पश्चात सुरक्षा बलों के द्वारा बरामद किया गया। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इस अवधि में AK-47, इंसास, LMG जैसे 665 से अधिक हथियार भी बरामद किए गए। बस्तर संभाग के अंतर्गत 52 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर क्षेत्र में विकास कार्यों की गति प्रदान की गई। अवधि में सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के कब्जे से AK-47, LMG, इंसास, SLR 3 जैसा टोटल 665 से अधिक हथियार भी बरामद किए गए। बस्तर संभाग के अंतर्गत अंदरूनी वनांचल क्षेत्र में 52 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर इलाका में विकास कार्य को भी गति प्रदान की गई।
बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 में प्राप्त निर्णायक बढ़त को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करके इलाकों को एक सकारात्मक आइडेंटिटी दिलाने के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ बस्तर पुलिस, बस्तर में तैनात सुरक्षा बल एवं स्थानीय प्रशासन आने वाले समय में एक बेहतर रणनीति के साथ और मजबूत संकल्प के साथ कार्य करेगा। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां मुंबई नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। 227 में से 207 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, जबकि 20 सीटों पर चर्चा जारी है। नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक होने के चलते दोनों दल सीट बंटवारे से बचे हुए मुद्दों को जल्द सुलझाने की तैयारी में है। शिवसेना की सूची भी इसके बाद आने की संभावना है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी KDMC चुनाव को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कुल 122 सीटों में से शिवसेना UBT 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि मनसे 54 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच मनसे नेता राजू पाटिल ने भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिखावे में भले ही युति हुई हो, लेकिन युति मन से नहीं हुई है। पाटिल ने आरोप लगाया कि मनसे से कुछ लोग चुनाव में टिकट पाने के लिए पैसे लेकर शिंदे गुट और भाजपा में चले गए, लेकिन अब उन्हें वहां से भी टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग अब दोबारा मनसे में लौटने के लिए फोन कर रहे हैं, मगर उनके लिए मनसे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। उन्होंने कहा 10 वर्षों से नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण सभी दलों में टिकट के इच्छुकों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने 5-10 साल मेहनत की है और अब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। पहली बार हम लोग ये एक्सपीरियंस में से जा रहे हैं कि युति का हमें इसके पहले कभी अनुभव नहीं था। सीट शेयरिंग कैसी की जाती है या कैसे बार्गेनिंग की जाती है, इसका कुछ भी अनुभव नहीं था। फिर भी एक अच्छे माहौल में हमारे सब सीटें फाइनल हुई है और एक पॉजिटिव ये लेके हम लोग अप्रोच लेके आगे जा रहे हैं। जो ये लोग जो सामने वाले जो सत्ताधारी जो बोल रहे इतने साल से कि हमने विकास किया है, तो वो विकास क्या किया है वही दिखा के हम लोग भी सामने जा रहे हैं। जैसे जो रास्ते बने या जो काम चालू है, जो यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है, इनके विकास के नाम पे जो काम चल रहे हैं उसकी वजह से वो मुद्दा उन्होंने बनाया, हमारे लिए वो मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग लेते हैं, उन्होंने बनाया तो वो मुद्दा लेके जाएंगे। लेकिन मराठी मानुस को अभी सोचना चाहिए कि अगर ये मुद्दे पे मराठी लोग कोई संगठित होकर मतदान कर रहे किसी एक पार्टी को। शरद पवार गुट की राष्ट्रव्यापी कांग्रेस की मौजूदा नगर सेविका मनीषा रहाटे ने औपचारिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की मौजूदगी में यह प्रवेश हुआ। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने उनका स्वागत किया और संगठन को मजबूती मिलने की बात कही। माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से आगामी नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और MLA कुलदीप सिंह धारीवाल अजनाला शहर में चल रहे बिजली के विकास के कामों की समीक्षा करने पहुंचे, जहां उन्होंने अजनाला शहर में बिछाए जा रहे नए बिजली के तारों और ऊंचे पुलों के काम का निरीक्षण किया और काम की क्वालिटी और स्पीड के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर बोलते हुए MLA कुलदीप सिंह धारीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में अजनाला और आसपास के गाँव के लोगों को बिना रुकावट बिजली सप्लाई दी जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अजनाला शहर में CCTV लगाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे अजनाला शहर पर पूरी नजर रखी जाएगी। अमृतसर में बेरका से पठानकोट जाने वाले नेशनल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। बजरी से भरा एक ट्रक अचानक बैलेंस खो बैठा और सड़क के बीचों बीच पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क पर बजरी फैल गई, जिससे दूर दराज के इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। घने कोहरे की वजह से पीछे से आ रही गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे की वजह से हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और आने जाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि
हालांकि टक्कर में किसी की चोट नहीं आई है, जो एक बड़ी राहत की बात है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और ट्रैफिक को कंट्रोल किया। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को सड़क से हटाया और बजरी को हटाया। साथ ही राहगीरों से अपील की कि वे घने कोहरे को देखते हुए धीरे गाड़ी चलाएं और सावधानी बरतें। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।